हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सुनील में। गुड आफ्टरनून आप सभी का। चतुर्भुज आज हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे एक एक करके। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एकदम सिंपल, कुछ नया बोलना नहीं है। चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा भी बोल सकते हैं, चार रेखाखंड भी बोल सकते हैं। चतुर्भुज में क्या क्या होता है वो भी क्लियर कर लेते हैं। चतुर्भुज की आकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे इस तरह से अगर हमने कोई कुछ खींच दिया तो ये चतुर्भुज ही है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के आकार कई अलग अलग हो सकते हैं, आकृति अलग अलग हो सकती है। ये सभी जो देख रहे हैं चतुर्भुज है, लेकिन इसमें सभी में जो उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है वो है चार भुजाएं या चार अलग अलग रेखाखंड या चार रेखाखंड। इसमें चार कोण भी नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे कोण है, चार कोण होते हैं इस तरीके से, और चार शीर्ष भी होते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चारों कोने को शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि एक सामान्य चतुर्भुज में क्या क्या हो सकता है। एक सामान्य चतुर्भुज है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। चलिए हम चतुर्भुज खींच लेते हैं इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं ABCD। माना ABCD एक चतुर्भुज। चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD अगर एक चतुर्भुज है तो इसमें शीर्ष कुल कितने हैं? भुजाएं, कोण और एक चीज और विकर्ण। तो शीर्ष इसमें चार होते हैं, चार शीर्ष। कौन कौन से होंगे? A, B, C और D। चार भुजाएं, भुजाओं में कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB, BC, CD और D या AD, इधर उधर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोण भी चार होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। और विकर्ण दो होते हैं। विकर्ण किसे कहा जाता है? इन्हें विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण, विकर्ण दो होते हैं। दो विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और B। ठीक है, तो ये किसी भी चतुर्भुज में होते हैं, जिन्हें याद रखना है हमको। चार शीर्ष होते हैं, कोने वाले भाग को शीर्ष कहा जाता है, चार शीर्ष। चार भुजाएं होती हैं, जैसे AB, BC, CD और AD, AD जो भी बोलना हो सकते हैं। कोण चार होते हैं। कोण A देखिए यहाँ दिख रहा है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तीनों शीर्षों पर कोण बनते हैं, चारों शीर्षों पर कोण बनते हैं चतुर्भुज में। और बाकी दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण ये क्रॉस वाली जो लेंथ होती है, जिसको रेखाखंड कह सकते हैं आप, इन्हें विकर्ण कहा जाता है। दो विकर्ण AC और B। ठीक है, ये किसी भी चतुर्भुज में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयत भी हमारा एक चतुर्भुज है, वर्ग भी हमारा एक चतुर्भुज है, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये सभी चतुर्भुज है। तो हम किसी भी चतुर्भुज के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक हमने चतुर्भुज खींच दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसमें चार चीजें आपको याद रखनी। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, दूसरा सम्मुख भुजाएं, तीसरा संलग्न
संलग्न कोण और चौथा संलग्न भुजा। ये क्या होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं जरा। हम इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं एबीसीडी। चलिए कोई भी नाम दे सकते हैं, एबीसीडी नाम है। इसमें हमें बताना है कि समूह कोण क्या होता है, समूह भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न कोण क्या होते हैं और संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला इसमें समूह कोण। समूह कोण का मतलब होता है सामने के कोण, यानी यह और यह कोण और यह और यह। कोण ए, कोण सी, ये समूह कोण है। और दूसरा जो टर्म है वो है कोण बी और कोण डी, ये समूह कोण। समूह भुजाओं की बात करें तो समूह भुजाओं में आपके पास है जो सामने की भुजा होती है उन्हें समूह भुजा कहते हैं। तो ए बी के सामने है डीसी, देखिए ए बी के सामने है डीसी, ए बी डीसी। और दूसरी समूह भुजा जो है एडी और बीसी, यानी ये वाली एडी कॉमा बीसी। ठीक है, इस तरीके से संलग्न कोण। संलग्न कोण में क्या है, कोण डी और कोण सी हो सकता है संलग्न कोण। इसमें कई सारे हो सकते हैं, कोण ए, कोण बी, ये भी संलग्न है, कोण बी, कोण सी भी संलग्न है। इसके अलावा कोण सी, कोण डी भी संलग्न है और कोण ए और कोण डी भी संलग्न कोण है। इस तरीके से ढेर सारे संलग्न कोण यहाँ पे हो सकते हैं। कुल 4 होते हैं संलग्न कोण, जिसमें दो दो होते हैं एक साथ। ठीक है, कोण ए और बी संलग्न है, कोण बी और सी भी संलग्न, कोण सी और डी और कोण ए और डी, इन्हें संलग्न कोण कहा जाता है। संलग्न कोण का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। समूह कोण भी बताना है, समूह भुजाएं भी बताना है, संलग्न कोण भी बताएंगे और संलग्न भुजाएं भी बताएंगे। फिलहाल इन्हें हम लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं उनको भी मैं आपको परिभाषा के रूप में समझा देता हूँ। अब संलग्न भुजाएं, चौथा जो रह गया है अभी, संलग्न भुजाएं। भुजाएं, ठीक है, संलग्न भुजाओं में यह भुजा और यह भुजा, यानी ए बी और सी डी, बी सी सॉरी, ए बी और बी सी संलग्न भुजाएं हैं। इसके अलावा बी सी और सी डी, ये भी संलग्न भुजाएं हैं। और आगे चलते हैं तो सी डी, ए डी भी संलग्न भुजाएं हैं। इसके बाद ए डी और ए बी भी संलग्न भुजा है। ठीक है, तो संलग्न भुजाएं भी 4 होती हैं, देखिए दो दो करके। एक संलग्न भुजा में 2 भुजाएं आती हैं, दूसरी संलग्न भुजा में भी 2 भुजा आएंगी, तीसरी संलग्न भुजाओं में भी 2 भुजा आएंगी। इसलिए संलग्न भुजाओं के कुल 2 युग्म है, मतलब 2-2 के जोड़े में आपको देखने को मिलेगा। इनके कुल 4 पेयर बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि समूह कोण क्या होता है, समूह भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न कोण क्या होता है, संलग्न भुजाएं। एक एक करके आराम से समझ लें। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, चतुर्भुज यहाँ खींच दिया। चलिए चतुर्भुज का नाम चेंज कर देते हैं, PQRS। ठीक है, अब इसके समूह कोण क्या है समझ लेते हैं जरा। समूह कोण, समूह कोण किसे कहते हैं वो जानते हैं, परिभाषा ही समझना है, बाकी तो हमने बता दिया। सामने सामने के कोण जो होते हैं वो समूह कोण होते हैं। लेकिन अगर कोई परिभाषा पूछ दे कि समूह कोण की परिभाषा बताइए तो क्या बताएंगे। किसी भी चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज में 2 ऐसे कोण जिनके पास कोई भी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होती हैं उन्हें समूह कोण कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी चतुर्भुज में
दो ऐसे कोण जिनके एक भी उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होती हैं उन्हें सम्मुख कोण कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गया आपका सम्मुख कोण। सम्मुख भुजाएं देखें, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भी चतुर्भुज में दो ऐसी भुजाएं जिनका एक भी कॉमन कोण यानी एक भी उभयनिष्ठ कोण ना हो उन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी चतुर्भुज में दो ऐसी भुजाएं जिनके पास एक भी कॉमन कोण यानी उभयनिष्ठ कोण ना हो उन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा, इनके पास एक भी उभयनिष्ठ कोण नहीं है तो इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? सम्मुख भुजाएं कहेंगे। ठीक है, आपको अगर क्लियर नहीं समझ में आता तो वीडियो रिपीट करके चलाइएगा जब तक वो बेहतर समझ में आए। जो मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझेंगे तो परिभाषा आपको याद नहीं हो पाएगी। परिभाषा में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझ में आए कि बोला क्या जा रहा है। तो आप वीडियो रिपीट करके भी चलाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे संलग्न कोण। संलग्न कोण, संलग्न कोण किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। संलग्न कोण में देखिए, यह कोण और यह कोण संलग्न है। ठीक है, वैसे यह कोण और यह कोण भी संलग्न है, उसी तरीके से यह कोण और यह कोण भी संलग्न है और यह भी संलग्न है। तो अगर मैं एक एग्जांपल सेट करूं कि एंगल P और एंगल Q ये संलग्न कोण है और बाकी भी संलग्न इसमें देख रहे हैं, तो ये एंगल P और एंगल Q संलग्न क्यों है वो जानते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक भुजा आती है P की, एक भुजा है P की। ठीक है, एंगल P और एंगल Q यानी कोण P और कोण Q जो है वो संलग्न कोण है, क्योंकि इसके बीच में एक भुजा आती है PQ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दो कोण अगर किसी चतुर्भुज में संलग्न है तो उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ जरूर होती है। यानी एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ अगर दो कोण मौजूद है तो उन दोनों कोणों को संलग्न कोण कहेंगे। यानी संलग्न कोण के पास एक उभयनिष्ठ भुजा होती ही है, ये कंफर्म। संलग्न कोण के पास एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। जैसे मैं अगर Q और R को संलग्न कोण कहूं, Q और R संलग्न कोण है तो इसके पास एक उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? QR है। ठीक है, अगर मैं R और S को एंगल R कोण या R और कोण S को संलग्न कोण कहूं तो इनके पास एक भुजा उभयनिष्ठ है SR। अगर मैं कोण P और कोण S को संलग्न कहूं तो इसकी उभयनिष्ठ भुजा PS है। यानी दो संलग्न कोणों के पास एक उभयनिष्ठ भुजा होती ही होती है। देखिए ये सभी उभयनिष्ठ भुजाएं हैं इन संलग्न कोणों के। ठीक है, हर दो संलग्न कोणों के पास एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, तभी उन्हें संलग्न कोण कहेंगे। और यही शर्त है, यही शर्त। संलग्न कोण आप दो कोणों को चतुर्भुज में तभी कहेंगे जब उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। अगर उभयनिष्ठ भुजा नहीं है कोणों के पास तो उन कोणों को संलग्न कोण नहीं कहेंगे, वे कोण सामान्य कोण होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल संलग्न कोण खत्म हो रहा है। संलग्न भुजाएं क्या होती वो भी क्लियर कर लेते हैं। संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं में समझते हैं क्या होता है। जैसे ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज में ये भुजाएं और ये भुजा संलग्न है, ये भुजा और ये भुजा संलग्न है, ऐसे ए और ए संलग्न है और ए भी संलग्न है। मान लेते हैं कि भुजाओं में दो भुजा संलग्न है, पी क्यू और क्यू आर, ये संलग्न भुजाएं हैं। तो इन दो संलग्न भुजाओं के पास एक उभयनिष्ठ कोण भी है, कोण क्यू। उसी तरह आगे भी आइए, तो क्यू आर और आर एस ये दो संलग्न भुजाएं हैं तो इनके पास एक उभयनिष्ठ कोण है आर। इसी तरीके से आर एस और पी एस दो संलग्न भुजाएं हैं तो इनका एक उभयनिष्ठ कोण है एस। इसके बाद आगे पी एस और पी क्यू
ये दो संलग्न भुजाएं हैं तो इनका एकोघनिष्ठ कोण है P। यानी संलग्न भुजाओं के पास एक उभयनिष्ठ कोण होता ही होता है। जैसे यह और यह संलग्न भुजाएं हैं तो इनका एक उभयनिष्ठ कोण क्यों है दिख रहा है, डायग्राम देखते रहिए, ये जो चित्र बना है इसको देखते रहिए और समझते रहिए। दो संलग्न भुजाओं के पास एक उभयनिष्ठ कोण होता है, यानी इसका अर्थ भी यही है कि अगर दो भुजाओं को संलग्न भुजाएं कहेंगे तो उनके पास एक उभयनिष्ठ कोण होना जरूरी है। अगर उभयनिष्ठ कोण है तब उन दोनों भुजाओं को संलग्न भुजाएं कहिए, नहीं तो एक सामान्य भुजाओं में लिख सकते हैं उन्हें। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए। अब चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार की तरफ। चतुर्भुज कुल कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं बारी बारी से। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में पहला हम आयत लिख लेते हैं, आयत भी हमारा एक चतुर्भुज है। दूसरा वर्ग लिख लेते हैं। तीसरा समांतर चतुर्भुज। चौथा समलंब चतुर्भुज। पांचवा समचतुर्भुज। ठीक है, अब एक चतुर्भुज के कुल प्रकार हैं जिनके बारे में एक एक करके समझना जरूरी है, क्योंकि अगर समझेंगे तो इसके आने वाले वीडियो में हम आप लोग के लिए चतुर्भुज से रिलेटेड न्यूमेरिकल डालने वाले हैं, मतलब कुछ सवाल हल करेंगे हम लोग मिल करके। तो फिलहाल इन सभी चतुर्भुज के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है कि इनमें क्या होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, सब कुछ जानते हैं एक एक करके। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो सवाल जब लगाएंगे, अगर आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। शुरू करते हैं हम आयत के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं आयत क्या होता है। एक चतुर्भुज है, ये कंफर्म है। आयत एक चतुर्भुज है जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होगी। ठीक है, आयत में सबसे बड़ी खासियत है, आयत एक चतुर्भुज है, ये सबसे बड़ी पहचान है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, चार कोण है, चार शीर्ष हैं, चार भुजाएं हैं, दो विकर्ण है। इतना तो एक आयत में होता है और एक चतुर्भुज में होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, फिलहाल आयत कब कहेंगे, एक चतुर्भुज को हम आयत कब कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि चतुर्भुज की कई प्रकार होते हैं, 5 प्रकार हमने लिखा भी है। तो एक चतुर्भुज आयत कब हो सकता है वो भी जानना जरूरी है। एक चतुर्भुज आयत तब हो सकता है जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख भुजाएं समान हो। दूसरा, सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ठीक है, जैसे इसका नाम अगर पी क्यू आर और एस देते हैं तो सम्मुख भुजाएं समान है का मतलब हो जाता है पी क्यू बराबर आर एस, और इसके बाद है पी एस बराबर क्यू आर। ठीक है, ये सम्मुख भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए, यानी पी क्यू समांतर आर एस और पी एस समांतर क्यू आर। भुजाएं समान भी हों और समांतर भी हों। एक शर्त तो ये है कि आयत तभी कहेंगे इसे। ठीक है, तीसरा, सभी कोण समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री। चौथा, विकर्ण समान। पांचवा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें।
ये सभी शर्तें आपको याद रखनी है। किसी भी आयत की ये सभी शर्तें हैं जिन्हें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। अगर किसी भी चतुर्भुज को आयत कहेंगे तो ये सभी शर्तें लागू होनी चाहिए। अगर एक सामान्य चतुर्भुज में ये सभी शर्तें लागू होती हैं तो उस चतुर्भुज को निसंदेह आप आयत कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये सभी शर्तें लागू होनी चाहिए, इसमें से एक भी शर्त मिस नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी शर्तें 1 2 और 3 4 5 शर्तें हमने लिखी हैं, अगर ये 5 की पांचों शर्तें किसी भी चतुर्भुज में लागू होती हैं तो वो चतुर्भुज निश्चित ही आयत होगा। इसे आप याद रखिए, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, वीडियो को रिपीट करके चलाइए प्लीज, लेकिन इसे याद रखिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज है जिसे हम आप लोग को दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं वर्ग। वर्ग, वर्ग एक चित्र बना लेते हैं पहले वर्ग का, ठीक है, समझना आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम P Q R और S का नाम ही देते हैं। वर्ग भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष, 2 विकर्ण, ये सब मिल जाएंगे आपको आसानी से, ठीक है। चलिए एक चतुर्भुज वर्ग कब होगा, जैसे मैं अभी प्रूव कर रहा था कि एक चतुर्भुज को हम आयत कब कहेंगे, उसी तरीके से एक चतुर्भुज को हम वर्ग कब कहेंगे वो भी जान लेते हैं। तो शर्त क्या है, सभी भुजाएं समान हो। दूसरा, सम्मुख भुजाएं समान हो। तीसरा, सम्मुख भुजाएं समांतर हो। चौथा, सम्मुख कोण समान हो। पांचवा, सभी कोण समकोण हो। छठा, विकर्ण समान हो। सातवां, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यह एक वर्ग के लिए शर्त है। अगर ये सभी शर्तें लागू होती हैं तो एक चतुर्भुज को आप वर्ग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी, सम्मुख कोण समान होंगे, ठीक है, सभी कोण समकोण होंगे यानी 90 डिग्री के होंगे, विकर्ण समान होंगे, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अगर ये किसी भी चतुर्भुज में सभी शर्तें लागू होती है तो उस चतुर्भुज एक वर्ग ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी आपके पास जो चतुर्भुज बच रहे हैं वो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ये कुल 3 चतुर्भुज बच रहे हैं जिनकी विशेषताएं भी लिखवाना हमें बाकी है। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप में आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अभी जो चतुर्भुज हमारे पास बचे हैं उनके बारे में हम कल आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो आप फिलहाल इतना जो हमने बताया इसको आप याद रखिए, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें चतुर्भुज हम आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, कुछ सवाल लगा करके आप लोग के सामने उसे रखेंगे, समझेंगे उसे क्या करना है। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो चतुर्भुज के बारे में जानकारी हासिल कर सके।
वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है हम आपको आसानी से देते रहें और आपको समझ में आए कि हाँ पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, समझ में आना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।